बताइए। क्या पढ़े हैं? चलिए, सेकेंड लॉ में सेकेंड लॉ पढ़ने की क्या जरूरत है, क्योंकि आपको पता है ड्रॉबैक ऑफ फर्स्ट लॉ क्या है। ड्रॉबैक्स ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है कि हमें इस बात का बिल्कुल ही इंफॉर्मेशन नहीं चलता है डॉक्टर कि हीट का कितना पार्ट जो है मैकेनिकल एनर्जी में या मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट हुआ है ना। नो इन्फो नो इंफॉर्मेशन अबाउट द part of conversion of heat into mechanical work। ओके डॉक्टर, हमको डॉक्टर्स फर्स्ट लॉ से इस बात की भी जानकारी नहीं मिलती है कि डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो किधर है ना। तो याद रखिएगा, does not give the proper direction of flow of heat। ठीक है, अब डॉक्टर्स आप सेकेंड लॉ में एंट्रोपी वर्ड पढ़े होंगे। एंट्रोपी को बताएंगे, एंट्रोपी क्या होता है? एंट्रोपी एंट्रोपी को एस से दिखाते हैं ना। एंट्रोपी बताइए क्या होता है। ये एक ऐसी क्वांटिटी होती है डॉक्टर्स जो अमाउंट ऑफ रेंडमनेस को बताती है, डिसऑर्डर को बताती है ना। बात समझ रहे हो क्या? यस सर। हाँ, हाँ सर। तो ये क्या बताती है बताइए। ये बताती है अमाउंट ऑफ डिसऑर्डर। रैंडम। हाँ, या रेंडमनेस, अमाउंट ऑफ रेंडमनेस। एक बात जान आप लोग ये एक बात जानते हो कि टोटल जो एनर्जी होती है वो कंजर्व होती है हर एक प्रोसेस में। कोई भी प्रोसेस है टोटल एनर्जी कंजर्व होती है, लेकिन डॉक्टर्स टोटल एंट्रोपी जो होती है किसी भी सिस्टम की, या तो वो कांस्टेंट रहेगी और नहीं तो बढ़ेगी। ओके, तो जो भी डिसऑर्डर होती है वो या तो इंक्रीज होती है फॉर एनी प्रोसेस। फॉर एनी प्रोसेस, आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि टोटल एनर्जी क्या होती है। टोटल एनर्जी होती है कांस्टेंट, लेकिन जो एंट्रोपी होता है ना, एंट्रोपी क्या होगा? एंट्रोपी या तो कांस्टेंट होगा, एंट्रोपी या तो इंक्रीज करेगा, रैंडमनेस इंक्रीज करेगी, या कांस्टेंट रहेगा किसी भी प्रोसेस का। ओके डॉक्टर, तो आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि डीएस की वैल्यू कितनी होती है? डी क्यू बाई डी टी, है ना। डी टी मत लिखिए, छोटा सा डी क्यू बाई टी लिखिए, डी क्यू बाई टी। तो आप थोड़ा सा बड़ा चेंज दिखाएंगे तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा डी एस अपॉन टी। और एक बात बहुत अच्छे से आपको पता होगा कि अगर डेल्टा एस की वैल्यू 0 है डॉक्टर, तो ये कौन सी प्रोसेस है? रिवर्सिबल की इरिवर्सिबल? रिवर्सिबल। केमिस्ट्री में पढ़े होंगे ना। और डेल्टा एस की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो ये कौन सी प्रोसेस होगी? इरिवर्सिबल।
ठीक है क्या? चलिए, और एक बात बहुत अच्छे से याद रखिएगा, डेल्टा एस कभी भी कम नहीं हो सकता है, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो आपको इससे रिलेटेड कुछ सवाल दिया जा सकता है ऐसे ही। लेकिन एक बात याद रखिएगा डॉक्टर्स, कि जो सेकेंड लॉ है इससे सवाल नहीं आता है, और ये डिटेल में पढ़ना भी नहीं, ये जेई के सिलेबस में पढ़ना है ना। तो बस ये स्टेटमेंट याद रखिएगा और डेल्टा एस के बारे में थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन रखिएगा। ठीक है डॉक्टर्स, हम दो साइंटिस्टों का स्टेटमेंट पढ़ने जा रहे हैं। कोई जानते हैं क्या कि केल्विन और प्लैंक ने क्या बोला था? मैं कनेक्टेड हूं क्या? हाँ सर। केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, ये दोनों लोगों ने मिलकर के एक स्टेटमेंट दिया था डॉक्टर्स, कि उन्होंने बताया था कि अगर कोई भी साइक्लिक प्रोसेस है तो टोटल हीट जो है वो मैकेनिकल वर्क में नहीं कन्वर्ट हो सकती है। इन ए साइक्लिक प्रोसेस टोटल heat cannot be converted into mechanical work। मैकेनिकल वर्क, ये कहना था केल्विन और प्लैंक का। और क्लॉसियस, ये जो एंट्रोपिक का जो टर्म था डॉक्टर, ये थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस को बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक वर्ड इंट्रोड्यूस किया क्लॉसियस ने, और वो 1865 ईस्वी में किया था, कंसेप्ट ऑफ एंट्रोपी का। ओके डॉक्टर्स, तो एंट्रोपी क्या होता है कि ये रेंडमनेस के अमाउंट को बताता है। ठीक है, और एंट्रोपी हमेशा या तो किस सिस्टम का कांस्टेंट होगा, नहीं तो बढ़ेगा, वो कम नहीं हो सकता है ना। इसलिए डेल्टा एस नेवर भी नेगेटिव किसी भी प्रोसेस के लिए। तो डॉक्टर क्लॉसियस ने एक स्टेटमेंट लिखी थी और उन्होंने ये बोला था कि जो भी नेट हीट का फ्लो है वो कभी भी लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर ऑफ द बॉडी नहीं हो सकता है। तो ये कौन सी नई बात बोल दी, कोई बताएंगे क्या? ये कोई नई स्टेटमेंट थी क्या अपने लिए अभी? नहीं सर। नहीं। इट इज, लेकिन ये पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी क्लॉसियस की स्टेटमेंट है। तो आपको ये बात तो पता होना चाहिए कि इस बंधु ने बोला क्या था। इट इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल टू हैव नेट फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर ऑफ बॉडी।